Hello students, today we will start class 10 history chapter 1 the rise of nationalism in Europe। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी। नेशनलिज्म की शुरुआत जो है वो बेसिकली किस लिए हुई कि यूरोप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थी और डाइवर्स्ड पॉपुलेशन थी। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे डाइवर्स्ड पॉपुलेशन होती है वहाँ पे जो है सेम आइडियाज़ नहीं होते, या हम ये कह सकते हैं कि कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम इस पिक्चर को डिपिक्ट करेंगे, इस पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। और ये पिक्चर जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो 1848 में बनाई गई थी। इस पिक्चर में फ्रेंच आर्टिस्ट ने जो है क्या दिखाया है, यहाँ पे अपना ड्रीम वर्ल्ड शो किया है। यहाँ पे फ्रेंच आर्टिस्ट ने यहाँ पे अपना ड्रीम वर्ल्ड शो किया है, और वो ड्रीम वर्ल्ड कैसा चाहते थे हमारा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, कि यहाँ पे एक लॉन्ग चेन है जिसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स बिलोंग करते हैं अमेरिका और यूरोप से। अब इनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि इनके ट्राई कलर फ्लैग से, जो इनके तिरंगे झंडे हैं, इनसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने जो अपने अपने नेशन के अकॉर्डिंग अपना कॉस्ट्यूम जो पहना हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ से समझ में आता है कि एक नेशन जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, कॉमन आइडेंटिटी होती है, जिससे पहचाना जा सकता है कि ये कौन से कंट्री से, कौन से रीजन से, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो 1848 में जब उन्होंने अपना ये ड्रीम वर्ल्ड विजुअलाइज किया, तो उन्होंने ये सोचा कि आने वाला जो हमारा वर्ल्ड है वो इस तरीके का दिखेगा और वो डेमोक्रेटिक होगा। सेकेंड थिंग, जैसे जैसे ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास होते जाते हैं, तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक स्पेशल ऑनर देते हैं। स्पेशल ऑनर क्यों देते हैं? क्योंकि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एज ए पर्सोनिफाइड की गई थी लिबर्टी के लिए। अब नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है कि इसी प्रोसेशन के दौरान जो यूएस और स्विट्जरलैंड है वो ऑलरेडी नेशन स्टेट है। मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो यूएस और स्विट्जरलैंड है वो ऑलरेडी क्या है, नेशन स्टेट है, नेशन है। अब पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट आता है कि नेशन हम किसको कहते हैं। नेशन हम पर्टिकुलर उसको कहते हैं जहाँ के लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उनको ये फील हो कि हम इसी पर्टिकुलर देश के रहने वाले हैं। वो कॉमन आइडेंटिटी में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? कॉमन आइडेंटिटी में हमारे पास पॉइंट्स आते हैं कॉमन कल्चर हो वहाँ का, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, इट मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं ये एक तरीके से कॉमन आइडेंटिटी में आते हैं। सेकेंड थिंग इसमें क्या है हमारे पास कि जर्मनी और इटली ये नेशन स्टेट्स नहीं थे। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो ये पिक्चर है इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है स्पेशली किसको, जर्मनी और इटली को, कि जर्मनी और इटली जो है वो नेशंस नहीं थे, वो क्या थे, छोटे छोटे स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइडेड थे। इट मीन्स जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होना ज़रूरी था। ठीक है, बेसिकली जो जर्मन पीपल्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कि अगर हम जर्मन पीपल्स की बात करें तो ऑस्ट्रिया है हमारे पास, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉम्बार्डी। ये सारे वो रीजन्स हैं जहाँ पे आपके पास जर्मन पीपल्स हैं। ठीक है, तो जो नेशनलिज्म इन यूरोप में है, नेशनलिज्म का मतलब ये है कि कंट्रीज को जो है पर्टिकुलर एक नेशन बनाना है हमने। नेक्स्ट थिंग, अब ये नेशनलिज्म जो या नेशन वाला जो आइडिया है ये हमारी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने हमको आइडिया दिया किसका, नेशन का, कि पर्टिकुलर एक नेशन कैसे बनेगा हमारे पास। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने हमको आइडिया दिया किसका, नेशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसकी शुरुआत 1789 में हुई। फ्रांस में जो है पर्टिकुलरली क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की रूल था, किंग रूल था।
और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान किंग रूल से वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, सबऑर्डिनेटी की तरफ, ठीक है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फ्रांस के लोगों ने रेवोल्यूशन क्यों शुरू किया। रेवोल्यूशन शुरू करने का यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये था, फ्रेंच सोसाइटी की जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट हमारे पास आती है द चर्च क्लास, चर्च क्लास यानी जो चर्च के बिशप्स और फादर्स हैं। सेकंड हमारे पास आती है द क्लर्जी क्लास, क्लर्जी क्लास में कौन आते हैं हमारे पास, एरिस्टोक्रेसी पीपल्स आते हैं, यानी जो मोस्ट ऑफ द जिनके पास लैंड ओनिंग या खुद की अपनी प्रॉपर्टी है उसको हम क्लर्जी क्लास बोलते हैं। और इसमें थर्ड क्लास हमारे पास शामिल होगी बिजनेसमैन, यानी जो अपना खुद का सेल्फ ओन बिजनेस है जिनका, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स में क्या आएंगे, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं। सेकंड थिंग हमारे पास इसमें क्या आएंगे, सर्वेंट्स हैं, पीजेंट्स हैं। अब हम जो अभी अपने ये 3 कैटेगरीज की डिवाइड की जो बात करी, 3 कैटेगरीज की जो डिवाइड की बात करी हमने, तो जो चर्च क्लास है, जो द चर्च क्लास और जो द क्लर्जी क्लास है, इनके पास क्या है, n नंबर ऑफ बाय बर्थ प्रिविलेजेस हैं, इनके पास बहुत सारी छूट है, ठीक है, इनके ऊपर इतना टैक्स बर्डन भी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास थर्ड क्लास है जिसमें हमारे पास बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं और सर्वेंट्स और पीजेंट्स हैं, इनके पास क्या है, इनके ऊपर टैक्स बर्डन है। या हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हार्डशिप है, ठीक है। यहाँ से समझ में आता है कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो इक्वलिटी में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रांस के लोगों ने क्या शुरू कर दी, रेवोल्यूशन शुरू कर दिया कि जो सोसाइटी है वो एक तरीके से किस में हो, आपकी इक्वल स्टेटस में हो, सबका यानी सोशली और इकोनॉमिकली क्या हो, इक्वल स्टेटस हो, सबके पास इक्वल राइट्स हो, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। तो इसीलिए फ्रांस में क्या शुरू हुई, रेवोल्यूशन शुरू हुआ। अब जो ये फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस शुरू किए, ठीक है, प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए। वो क्यों किए, ताकि सभी लोगों को ये फील हो कि वो पर्टिकुलर एक ही कंट्री से, एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। अब बेसिकली जो ये मेजर्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, इसमें फर्स्ट वन आता है द आइडिया ऑफ द ला पैट्री और द ला सिटियोन, ठीक है। ला पैट्री के अकॉर्डिंग क्या है, द फादरलैंड, और ली सिटियोन का मतलब क्या है यहाँ पे, सिटीजन, यानी वो पर्टिकुलर इसी कंट्री के सिटीजन है। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या आती है कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी जो क्या एंजॉय करे, इक्वल राइट्स एंजॉय करे अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स हो अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एक ही समुदाय के लोग हो, उनके अंदर ये फीलिंग आए कि हम सब एक हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है कि फ्रांस को एक नई पहचान देने के लिए उन्होंने फ्रांस के लिए एक फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसने रिप्लेस कर दिया रॉयल स्टैंडर्ड, यानी अब यहाँ पे कोई भी किंगशिप रूल नहीं है जो कि रॉयल स्टैंडर्ड को दिखाता है। अब यहाँ पे क्या है, फ्रांस का अपना खुद का एक फ्लैग है, फ्रांस का फ्लैग मतलब यानी सभी लोगों की है। नेक्स्ट थिंग अब यहाँ पे आती है आपकी स्टेट जनरल्स, ठीक है। स्टेट जनरल्स यहाँ पे क्या होता है कि जो राजा हुआ करता था उसकी मिनिस्ट्री, ठीक है, उसको कौन इलेक्ट करता था, एक्टिव सिटीजन्स। अब यहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स कौन है हमारे पास, द चर्च और क्लर्जी क्लास से जो बिलोंग करते हैं, यानी वही जो एरिस्टोक्रेसी और जिन लोगों के पास अपनी खुद की ओनिंग प्रॉपर्टी है वही एक्टिव सिटीजन्स थे। एक्चुअल में पार्टिसिपेशन उन्हीं का ही था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, जो ये स्टेट जनरल है इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, रिनेम कर दिया इसको एज ए नेशनल असेंबली, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी अभी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने जो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म लॉज थे सभी सिटीजन्स के लिए, और उन्होंने एबोलिश कर दी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या होती है कि जब हम रीजन टू रीजन या स्टेट टू स्टेट या किसी कंट्री के साथ हम अपना ट्रेड एक्सपेंड करते हैं या ट्रेड रिलेशन बनाते हैं या उसके साथ ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटीज। तो विद इन द कंट्री, ठीक है, हम अपने ही देश के अंदर जिस भी रीजन में और जिस स्टेट के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं हमें उसके साथ क्या है, टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है, जिससे लोगों की जो है जो ट्रेड था वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्टिव फॉर्म में था। तो उस चीज को एक्सपेंड करने के लिए, ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज को एबोलिश कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। इस पॉइंट को देख करके हमें ये समझ में आना चाहिए कि उस टाइम पे फ्रांस में जो मेजरमेंट यूनिट्स थी, ठीक है, वो कॉमन नहीं थी, वो यूनिफॉर्म नहीं थी, तो वो भी इन्होंने यूनिफॉर्म लेकर के आए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स नहीं होते हैं तो उसकी करेंसी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब जो मेन पॉइंट आता है कॉमन आइडेंटिटी जो हो सब में, ठीक है, जिसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव फीलिंग आए, उसके लिए सबसे क्या है कि एक कॉमन लैंग्वेज होनी बहुत ज़रूरी बहुत है। तो फ्रांस के जो छोटे छोटे जो रीजन्स थे वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते थे, तो कॉमन आइडेंटिटी देने के लिए इन्होंने कहा कि फ्रांस को जो है हम एक कॉमन लैंग्वेज दे देते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। अब नेक्स्ट थिंग आती है इसमें हमारे पास, तो हमने यहाँ पे देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे आइडिया ऑफ द नेशन हमको दिया कि हम एक पर्टिकुलर एक नेशन कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के जो इवेंट्स थे वो यूरोप के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में जो है एक्सपेंड होते गए, स्प्रेड होते गए, तो यूरोप के स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास, यूरोप के स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास ने क्या किया, इन्होंने क्या बनाए, जैकोबियन क्लब्स बनाए, ठीक है। अब इनकी जो एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स थे ये इन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया, और फ्रेंच आर्मीज इन्हीं नेशनलिज्म के आइडियाज़ को आगे लेकर के चली, ठीक है, कहाँ कहाँ, हॉलैंड, बेल्जियम और इटली 1790s। यानी इस पॉइंट में इसको फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं कि फ्रेंच आर्मीज जब मूव करी हॉलैंड, बेल्जियम और इटली में 1790s में, तो इन्होंने यहाँ भी किसका आइडिया दिया, नेशनलिज्म का आइडिया दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट क्या आता है कि एक बहुत ही बड़ा हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस में इसकी एंट्री हुई थी 1799 में। अब जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो बेसिकली मिलिट्री लीडर थे, ठीक है, और इनका एक ड्रीम था कि ये पूरे यूरोप को कॉन्क्वायर कर ले, पूरे यूरोप को जीत ले, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जब इनकी फ्रांस में एंट्री होती है तो फ्रांस के लोगों ने जो अपनी डेमोक्रेसी सेटअप करने की कोशिश करी थी, ठीक है, उसमें वो बहुत हद तक जो है सक्सेसफुल भी हो गए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, और दोबारा से इंट्रोड्यूस किया इन्होंने क्या, मोनार्की रूल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ सारे ही बुरे काम किए, इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ठीक है, जो कि यूरोप और फ्रांस के लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुए, ठीक है। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, और जो ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए वो किसके अकॉर्डिंग किए, सिविल कोड 1804, ठीक है, और इसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, ठीक है, यानी बेसिकली जो है ये नेपोलियनिक कोड से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इस कोड के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो थे उनको फिनिश कर दिया, दी एंड कर दिया, यानी जो जिस सोसाइटिकल ग्रुप के पास प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे, जो कि अभी हमने बात करी चर्च और क्लर्जी क्लास के पास थे, उनका वो सब एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट थिंग क्या है कि इन्होंने इक्वलिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश करी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, ठीक है, उसको भी इन्होंने सुरक्षित रखा, सिक्योर रखा, और फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो क्या किया कि डच रिपब्लिक्स में, जर्मनी में और इटली में जो लोगों को दास बना करके रखा जाता था, पीजेंट्स जो थे, जो थर्ड क्लास ग्रुप था हमारा पीजेंट्स, वहाँ पे क्या था, लोगों को दास बना के रखा जाता था। उन्होंने कहा कि इनको छोड़ो, इनको किस लिए दास बनाना, तो उनको सर्फडम से जो है उनको फ्रीडम दिलाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो सामाजिक प्रतिबंध थे उनसे भी लोगों को छुटकारा। समाज ने कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी होती है कि वो उनको आगे बढ़ने में रुकावट देती है, तो उन्होंने क्या किया, इन गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने एक और भी अच्छा काम किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली इन्होंने डेवलप किया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट ये यूनिफॉर्म लॉज लेकर के आए जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स थे, ठीक है। और एक और भी बहुत अच्छा काम किया, वो क्या था हमारे पास कि एक कॉमन नेशनल करेंसी। इट मीन्स यहाँ से समझ में आता है कि फ्रांस में जो है एक करेंसी नहीं थी, हर स्टेट हर रीजन की अपनी अपनी करेंसी थी, जिसकी वजह से ट्रेड करने में या प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने में जो है वो बहुत ही मुश्किल होता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कॉमन नेशनल करेंसी लेकर के आए। तो ये थे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद नेक्स्ट इनके जो है कुछ लिमिटेशंस थी, इन्होंने काम भी किए लेकिन उसके कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या थी कि इंक्रीज इन टैक्सेशन, कि इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। अब जब टैक्स बढ़ जाता है तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, लोग हार्डशिप में ज़्यादा आ जाते हैं।
तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास सेंसरशिप। सेंसरशिप के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, वो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते अथॉरिटी की परमिशन के बगैर, ठीक है। तो जब तक अथॉरिटी परमिशन नहीं देती है वो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने ये काम भी किया। और जो इनका जो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन था वो ये था कि फ्रांस के लोगों ने इन्होंने जबरदस्ती रिक्रूट किया, किसमें, फ्रेंच आर्मीज में। क्यों किया? अपना मतलब साधने के लिए कि हम रेस्ट ऑफ द यूरोप को क्या करेंगे, कॉन्क्वायर करेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे आइडिया ऑफ द नेशन दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे हमारे चैप्टर में क्या आएगा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे शुरू हुआ। ये तो हमारी शुरुआत थी कि नेशन ऑफ आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे आया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू स्टूडेंट्स।